जय हिंद। आज हम लोग एक निर्दयी और क्रूर भाई के उन सभी काले करतूतों के बारे में चर्चा करेंगे जो अपना ही भाई पर अत्याचार करता है और उसे खुद से अलग होने पर मजबूर कर देता है, उसे स्वतंत्र होने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का, जो अपना ही भाई पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर क्रूरता की सारे हदें पार कर देता है, उन्हें सताता है और उन पर इतना अत्याचार करता है कि उन्हें पाकिस्तान से अलग होकर एक अपना स्वतंत्र देश बनाने पर मजबूर कर देता है। इस वीडियो में उन्हीं संघर्ष की कहानियों को हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से उन पर अत्याचार की बारिश हुई और वे डटे रहे और अंत में उसे भारत की सहायता से आज़ादी मिली। में हम लोग इस बात का चर्चा नहीं करेंगे कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। आज सिर्फ हम लोग इस बात को देखेंगे कि भारत का विभाजन कैसे हुआ, यानी कि भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह से बांटा गया है। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का जो अंतिम शासक था वो था माउंटबेटन। ठीक है, क्या नाम था उसका? माउंटबेटन। ये क्या था? अंग्रेजों का एक अंतिम शासक था जो भारत पर राज कर रहा था। इसने घोषणा किया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और ये एक क्या किया, एक योजना बनाया था जिसे बोला था माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना ये बनाया था। कहा था कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और उस समय इस योजना को मानना होगा। लेकिन माना जाता है कि माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ। अब इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम में साफ साफ कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक भारत और पाकिस्तान नामक जगहों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और सत्ता सौंप दिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य बना और 15 अगस्त को भारत गणराज्य बना। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का बंटवारा करना था, तो बंटवारा के लिए जिस तरीके से हम लोगों का गांव में अमीन आता है, उसी तरीके से अंग्रेज ने अपना एक वकील भेजा जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी भारत नहीं आया था और उसे भारत में कितनी प्रकार की बोलियां बोली जाती है, भारत में कितने धर्म हैं, कितने धर्म के नाम पर लड़ाइयां लड़ी गई है, कुछ भी उसे नहीं पता था। बस वो आया और 2 दिन में भारत का विभाजन करके चला गया। जो सिरिल रेडक्लिफ साहब जो थे वो बहुत ही अजब गजब कांड करके चले गए। इन्होंने क्या किया? धर्म को आधार बनाया और देखा कि किस एरिया में कौन सा धर्म रहता है और उसके आधार पर ही देश का बंटवारा कर दिया। उस समय भारत में जो धर्म थे वो एक हिंदू धर्म की बहुलता थी और एक मुस्लिम धर्म की बहुलता थी। तो उन्होंने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की बहुलता को आधार मान करके देश का विभाजन कर दिया। वो विभाजन करने के लिए क्या किए? भारत का जो मानचित्र है वो टेबल पर रख दिए और देखें कि किधर पर है ज़्यादा मुसलमानों की संख्या। तो इधर था, ये वाला एरिया जो था वो मुसलमानों की संख्या से भरा पड़ा था, इधर बहुत ज़्यादा मुसलमान की संख्या था। तो उन्होंने क्या किया? टेबल पर रखा और इधर जितना भी पुलिस स्टेशन था उसको जोड़ दिया। पुलिस स्टेशन को पॉइंट से इस तरह पॉइंट दे दिया, डॉट दे दिया और उसके बाद क्या किया? इसको इस तरह से जोड़ दिया और जोड़ने के बाद बोलता है कि ये आपका मुस्लिम बहुलता वाला क्षेत्र है, इसीलिए आप इसको पाकिस्तान कहिए। क्या कहिए? पाकिस्तान कहिए। ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया और इधर हिंदू की बहुलता था तो बोला कि ये हिंदुस्तान कहलाएगा, यानी कि भारत कहलाएगा। अब उसी तरीके से इधर आया तो यहाँ पर जो बंगाल था, ठीक है, बंगाल को विभाजन वो 2 भागों में किया। क्यों? क्योंकि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों की बहुलता थी। तो उसने क्या किया? देखा कि ये वाले एरिया में क्या है? मुस्लिम की बहुलता है और ये वाली एरिया में क्या है? हिंदू की बहुलता है। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर जितने पुलिस स्टेशन थे सबको डॉट से मिलाया और कुछ इस तरह से लाइन खींच दिया और इस लाइन को हम लोग आज रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस लाइन को खींचे थे सिरिल रेडक्लिफ। तो जिन्होंने खींचा उसी के नाम पर इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडक्लिफ। अब इस बंगाल का 2 टुकड़ा हो गया। एक भाग को हम लोग बोलते थे पूर्वी बंगाल और एक भाग को हम लोग बोलते थे क्या? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम
बंगाल, जो आज भी एक भारत का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल क्या है? भारत का एक हिस्सा है। और पूर्वी बंगाल जो था, इसको क्या किया, इसमें मुस्लिम की बहुलता था, मुस्लिम यहाँ पर ज़्यादा थे, तो क्या किया कि ये पाकिस्तान को दे दिया। और अब क्या हुआ कि 1955 ईस्वी में, ठीक है, 1955 ईस्वी में पाकिस्तान इसका नाम बदल करके पूर्वी पाकिस्तान रख दिया। क्या रख दिया? पूर्वी पाकिस्तान इसका नाम रख दिया। अब इस तरीके से वो अजब गजब तरीके से भारत का विभाजन कर दिए। अब यहाँ पर समस्या क्या हुआ? समस्या ये हुआ कि किसी का खेत इंडिया में है तो घर पाकिस्तान में है, किसी का घर इंडिया में है तो खेत पाकिस्तान में है। और ये तो गड़बड़ हुआ ही, साथ ही साथ क्या गड़बड़ हो गया? ये गड़बड़ हो गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जहाँ पर हिंदू की बहुलता थी, यानी कि हिंदू ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन वो पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया। और कुछ उसी तरीके का बात हिंदुस्तान में भी हुआ कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या अधिक थी, लेकिन वो हिंदुस्तान का भाग बन गया। तो इस तरह से डिवीज़न हुआ। उस व्यक्ति के द्वारा डिवीज़न होगा जो कभी भारत आया ही ना हो, भारत के बारे में कुछ नहीं जानता हो, तो इस तरह का कांड तो होना बनता ही है। इस तरह से भारत का 3 टुकड़ा हो गया। पहला टुकड़ा आपका इधर पाकिस्तान, दूसरा इधर भारत और तीसरा पूर्वी पाकिस्तान। तो 3 टुकड़ा में भारत टूट चुका था। अब हुआ यहाँ पर सबसे दर्दनीय घटना ये कि ये जो था पाकिस्तान, क्या बोले इसको, ये जो पाकिस्तान था वो तो इसको अपने में मिलाया, इसका नाम भी बदल दिया। नाम बदला कि नहीं? पहले था पूर्वी बंगाल, उसके बाद यहाँ पर पूर्वी लिखना है, ये था पूर्वी बंगाल। अब इसको अपना अगर तुम बोल रहा है, इसको अपना देश मान रहा है, तो यहाँ की सभी नागरिकों को भी अपना मानना होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप छोटे भाई को, मान लीजिए कि 3 भाई हैं और बड़ा भाई और मंझला भाई जो है वो अलग हो जाता है, और छोटा भाई बड़े भाई की तरफ है, और बड़ा भाई अगर छोटा भाई को सताने पर आ जाए, बड़ा भाई छोटे भाई को बोल दे तुम किसी काम का नहीं है, तुम बेगारी है, तुम सिर्फ मेरे रोटी पर पलता है, तो बोलिए छोटा भाई उसके साथ ज़्यादा दिन टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो वही बात यहाँ पर भी हो गया। ये जो पाकिस्तान था, इधर के जो लोग थे वो इधर वाले पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को भला बुरा बोलने लगे। इधर के लोगों को ये जो पाकिस्तानी इधर के लोग थे वो पसंद ही नहीं किया करते थे। इनको कहते थे तुम काला है, तुम निकम्मा है, तुम किसी काम का नहीं है। तो इधर के लोग बहुत परेशान हो गए। इधर के लोग जो थे वो इधर के पाकिस्तानियों से परेशान हो गए, और हद तो तब पार हो गई जब ये पाकिस्तानी जो लोग जो थे वो पूर्वी पाकिस्तानी लोगों को मारने लगे और उन पर अत्याचार की हदें पार कर दिए। उन्हें बहुत ज़्यादा सताने लगे। सताने की सिलसिला दशकों तक चलता रहा, तब ये चरम पर पहुंच गया और कहा जाता है कि अति का अंत हुआ। और ऐसा ही कुछ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भी किया। जब बर्दाश्त करने से ओवर हो गया, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। और इसी के कारण 1971 का युद्ध शुरू होता है, और युद्ध समाप्ति के बाद पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, का निर्माण हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि युद्ध शुरू कैसे हुआ, युद्ध में कितने संघर्ष हुए, ये पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कितना उन पर अत्याचार किया पाकिस्तान, इन सभी बातों पर आगे हम लोग देखेंगे। उस समय पाकिस्तान का जो सबसे लोकप्रिय पार्टी था वो था अवामी लीग, जिसका जो नेता थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। और ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो कहाँ का निवासी थे? वो थे पूर्वी पाकिस्तान का। अब क्या हुआ कि 1970 ईस्वी में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, और उस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान का जो पार्टी था अवामी लीग, वो चुनाव को जीत जाता है। अब पूरी जो पावर था वो शेख मुजीबुर रहमान के पास था। अब क्या हुआ कि जैसे ही चुनाव शेख मुजीबुर रहमान साहब जीतते हैं, वैसे ही घोषणा कर देते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। इससे क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गया। का चालाकी देखिए, इन लोगों ने क्या किया कि शेख मुजीबुर रहमान को बोले कि आइए आप पाकिस्तान आइए, आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद का शपथ दिलाया जाएगा, और इस बहाने उनको यहाँ पर बुलाया और जेल में डाल दिया। अब इससे क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे, जो चाहते थे
कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो जाए, कट के निकल जाए, वे लोग तो भड़केंगे ही, क्योंकि इनका जो लीडर था, जो नेता था, उसे पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया था, जेल में डाल दिया था। तो इन लोगों ने भड़क गया और भड़कने के बाद आंदोलन शुरू कर दिया, जिस आंदोलन का नाम रखा उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन। ये जो स्वाधीनता आंदोलन था वो बहुत खतरनाक था। ये मार्च से लेकर के दिसंबर तक चला था। स्वाधीनता आंदोलन को रोकने के लिए ये जो पश्चिमी पाकिस्तानी जो लोग थे वो मानवता की सारी हदें पार कर देता है। और ये लोग क्या करते हैं, इधर भी पाकिस्तान में घुस करके 30 लाख लोगों को कटवा देते हैं और लगभग 4 लाख महिलाओं का रेप कर देते हैं। इतना निर्दय थे ये लोग कि बाप के सामने बेटी का रेप करते थे और बाप को भी मारते थे और कहते थे कि तुम भी करो। बहुत खतरनाक, बहुत जुल्म किया इन पूर्वी पाकिस्तानियों पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने। इतना क्रूर अत्याचार देख करके पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने एक सेना का गुट तैयार किया, एक सेना का संगठन तैयार किया और उसका नाम रखा मुक्ति वाहिनी। ये मुक्ति वाहिनी सेना का एक बहुत ही ताकतवर गुट था, समूह था, जो बांग्लादेश को यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाकिस्तानियों के द्वारा क्रूर और निर्दयी अत्याचार को देखते हुए पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो थे वो 1971 ईस्वी में लगभग 10,000 जो वहाँ के निवासी थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग, वो भारत में घुस आए और भारत से गुहार लगाने लगे कि किसी भी प्रकार से हमें बचाइए, हमें रहने का शरण दीजिए। जान रही तो लाखों उपाय हो गया था इन लोगों के लिए, मतलब कि जान ही जोखिम में आ गया था। बाप के सामने बेटी का रेप हो रहा है, दिन दहाड़े कत्ले हो रहा है, तो बहुत घबरा गए थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग। अब क्या हुआ कि यहाँ से लोग भाग भाग के भारत जाने लगे। तब उस समय की जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को पता था कि जब तक पूर्वी पाकिस्तान में शांति नहीं होगा तब तक ये लोग वापस अपने घर नहीं जा पाएंगे। इसके लिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पर शांति सबसे पहले लाना होगा। और जो इंदिरा गांधी थी वो भारत के सेना प्रमुख जो थे मानेकशॉ, उनसे बात किया और उन्होंने कहा कि आप बांग्लादेश में घुस करके उन पश्चिमी पाकिस्तानी लोगों को मारिए। तब जो मानेकशॉ जो थे वो बोल दिए कि हम अभी हमला नहीं करेंगे। तब इंदिरा गांधी कहती है अरे क्यों? तब मानेकशॉ कहते कि महीना अब देख रही है, अप्रैल का महीना है, बरसात आने वाला है और बरसात के समय में इस एरिया में युद्ध करना बहुत कठिन था क्योंकि इधर पर बहुत भयानक बाढ़ आ जाया करता था। और मानेकशॉ ने कहा कि अभी हम लोग बरसात भर हम लोग युद्ध स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग क्या करेंगे कि इस क्षेत्र में युद्ध करने के लिए सेनाओं को ट्रेनिंग देंगे। और उसके बीच मानेकशॉ ने कहा कि हम लोग एक ऐसा प्लान तैयार करेंगे ताकि ये जो पाकिस्तान है वो हम पर खुद अटैक करे, जिससे क्या होगा कि विश्व का भी दबाव नहीं रहेगा और हम लोग इसको दबोच लेंगे। और ये प्लानिंग काम भी आ जाता है। ये प्लान क्या था? प्लान हम लोगों का ये था कि ज़्यादातर जो सेना था, लड़ाकू सेना जो थे, वो इस वाले एरिया में ले आए और इस वाले एरिया में कम सेना हम लोग रखे। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को लगे कि इधर कम सेना है और वो पहले वार करे। हम लोगों का मकसद नहीं था पाकिस्तान पर वार करना, हम लोगों का मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं उनको मदद कर सके, पाकिस्तान के दुराचारी व्यवहारों से उन्हें बचा सके। अब ये बात क्या हुआ कि पाकिस्तान को खबर लग गया, खबर ये लगा कि इस वाले एरिया में भारत के बहुत कम सेना है, अब ये आराम से इधर घुस सकता है। ऐसा लगा इनको। हम लोग चाह ही रहे थे कि पाकिस्तान गलती करे और हम लोग उसको दबोच ले। अब पाकिस्तान को जैसे खबर लगा कि इधर भारत की सेना कम है, वो इधर पर पठानकोट, श्रीनगर, चंडीगढ़ और आगरा जैसे शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई आक्रमण कर दिया। इतना भयानक आक्रमण किया, इतना भयानक आक्रमण किया कि भारत का एक भी सेना नहीं मरा। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना भयानक आक्रमण हुआ होगा। और भारत को इसी का इंतजार था कि पाकिस्तान आक्रमण करे। अब विश्व का भी दबाव नहीं रहेगा कि बच्चा को आपने क्यों मारा, क्योंकि बच्चा पहले आया था ले बैल मुझे मार। अब भारत का तो पूरा दिमागे सटक गया। अब बोला कि अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है जो 1971 ईस्वी का क्रांति है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बस यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि भारत ने उस खेल में, उस युद्ध में ऐसा दिमाग लगाया, इतना चतुराई भरी खेल खेला, ऐसा युद्ध किया
गया पाकिस्तान के साथ कि मात्र 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, आत्मसमर्पण करवा दिया। 1971 की क्रांति 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलता है। इसके बीच में 13 दिन बहुत खतरनाक, बहुत भयानक युद्ध होता है, जिसमें भारत बहुत ही चालाकी से और बुद्धिमानी से पाकिस्तान को पछाड़ देता है और पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, बनाने में बहुत बड़ा योगदान करता है। और शेख मुजीबुर रहमान, जिसे पाकिस्तान बुला करके उसे जेल में बंद कर दिया गया था, उन्हें छुड़ाया गया और आजाद पूर्वी पाकिस्तान या फिर आप कहें बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया शेख मुजीबुर रहमान को। और आजाद पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का जो पहला प्रधानमंत्री थे वो थे तजुद्दीन, ठीक है, तजुद्दीन नाम था उनका, पहला प्रधानमंत्री, और ये बने राष्ट्रपति। इसके बाद क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान को 1975 ईस्वी में दोबारा से बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनाया जाता है, लेकिन 15 अगस्त 1975 ईस्वी को उन्हीं के आवास के अफसरों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, उस समय शेख मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार को साफ कर दिया गया था। कुल 18 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दिया गया था और पूरा जो ये अवामी लीग है उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा था, सिवाय उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना। ये लोग बचे क्योंकि ये लोग उस समय बांग्लादेश में नहीं थे। और उसके बाद राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का जो लोकप्रिय पार्टी थी अवामी लीग, उसकी चैप्टर क्लोज हो जाती है। उसके बाद सत्ता में आता है BNP, जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब इसकी सरकार आती है। ये जो है वो भारत विरोधी है, इंडिया एंटी पार्टी है। और ये जो आपका अवामी लीग था ये भारत का सपोर्ट करता था, भारत का दोस्त आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस समय की जो पार्टी था, जब अवामी लीग पार्टी का चैप्टर क्लोज हो गया, सारे उसमें मारे गए, तब क्या हुआ, BNP एक पार्टी था, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये अब उसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सरकार 1991 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश आती है, उनका वहां पर स्वागत किया जाता है। वो फिर से अवामी लीग अपनी पुरानी लोकप्रिय पार्टी से चुनाव लड़ती है और चुनाव जीत जाती है, जो फिर से अवामी लीग का वहाँ पर सरकार बन जाता है, जो 2001 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद फिर से BNP का पार्टी आ जाता है और उनका सरकार बनता है। उसके बाद फिर शेख हसीना का जो ये अवामी लीग है उसका जीत होता है और 2009 से लेकर के 2024 तक शेख हसीना की पार्टी वहाँ पर अपना सरकार बनाती है। दोस्तों, ये था बांग्लादेश की आज तक की कहानी। अब हम लोग बांग्लादेश में जो अभी वर्तमान में जो घटना घट रही है, इतना लोकप्रिय नेता होने के बाद जो 2009 से लेकर के 2024 तक सत्ता में रही, उन्हें क्या कारण हुआ कि उन्हें 2024 में उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।